तो ये जीरो डिवाइजर होता क्या? हमने क्या लिया था, तो हमने एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लिया था, जिसके अंदर का अगर आपने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट उठाया और उस नॉन जीरो एलिमेंट ए के लिए और एक नॉन जीरो एलिमेंट बी एग्जिस्ट करता है, सच दैट उन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर जीरो आ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग जीरो डिवाइजर्स कहते हैं। यानी कि मैंने कहा a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड देयर एग्जिस्ट सम b नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये एक अबनॉर्मल सा प्रॉपर्टी जब कोई एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तब उस एलिमेंट्स को हम लोग जीरो डिवाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है जीरो डिवाइजर्स के लिए ये कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, पर a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं कहूंगा कि वो जीरो डिवाइजर नहीं है, उसका मतलब a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा तो वो जीरो डिवाइजर बन जाता है ना। तो हमें पता चला कि जीरो डिवाइजर कब नहीं होता है, कब नहीं होता है, तो हमने बोला कि हाँ, दो एलिमेंट अगर नॉन जीरो है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी एक नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी चीज को, ये जो स्टेटमेंट है, इसी चीज का अगर आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखोगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हम लोग लॉजिक में सीखते थे ना कि P इंप्लाइज Q अगर है, देन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P, है ना। इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना, ये हमने देखा हुआ है। तो मैं वही चीज यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो a नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी चीज का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, तो इसका नेगेशन यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज इस चीज का नेगेटिव, यानी कि a इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे एंड है, मैं एंड लिख लेता हूँ, एंड अगर नेगेशन करने जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा और, ठीक है। तो मुझे पता चला नॉट अ जीरो डिवाइजर के लिए ये दो कंडीशन है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, उसमें से एक सिंपल सा एग्जांपल था कि 2 बार इज अ जीरो डिवाइजर ऑफ Z6। जीरो डिवाइजर क्यों था, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट सच दैट प्रोडक्ट करने पे आंसर जीरो बार आता। अब इस जीरो डिवाइजर की हेल्प से हमने एक नया सेट डिफाइन किया। हम लोग ने पहले रिंग डिफाइन किया, फिर कम्यूटेटिव रिंग डिफाइन किया, फिर रिंग विथ यूनिटी, फिर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब उससे एक स्टेप और ऊपर कि हमने कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन कहा, कब, जब वो उसके अंदर कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं रखता है ना। अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। यानी कि यहाँ पे आप टोटल 11 कंडीशन चेक करते हो, 8 फॉर रिंग, एक कम्यूटेटिविटी, एक यूनिटी और एक ये जीरो डिवाइजर ना होना, टोटल 11 कंडीशंस आप चेक करते हो किसी भी चीज को अगर इंटीग्रल डोमेन चेक करना है, ठीक है। जो भी हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं ना चीजें, वो सारे के सारे इंटीग्रल डोमेन है। क्यों है, बिकॉज उन सब चीजों में हमें पता है कि दो चीज का प्रोडक्ट जीरो तभी पॉसिबल होता है जब कभी भी आइदर ऑफ देम इज जीरो, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो बाय यूजिंग दिस कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंडीशन क्या हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि ए बी इज इक्वल टू जीरो शुड इंप्लाई मी ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन के लिए कंडीशन ये वाला है। आप ये भी प्रूव कर सकते हो, बट दिस इज मोर इजी टू प्रूव, ठीक है। तो इंटीग्रल डोमेन कब होता है, व्हेनेवर ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। फिर हम लोग ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल किए थे जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, यानी कि Z6 इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन बिकॉज उसके अंदर जीरो डिवाइजर है। सिमिलरली मैट्राइसिस और ये Z क्रॉस Z वाला जो पार्ट था, दे आर नॉट इंटीग्रल डोमेन बिकॉज दोनों के अंदर के हम लोग ने जीरो डिवाइजर्स ढूंढे। यानी कि अगर इंटीग्रल डोमेन प्रूव करना है तो हमें ये डेफिनेशन से जाता है, लेकिन अगर प्रूव करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हमें सिर्फ उसके अंदर कोई तो एक जीरो डिवाइजर ढूंढ के लाना होगा और कुछ, है ना। एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली P इज प्राइम। यानी कि ऐसे जो रिंग होता है ZN वाले, वो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए एक ही कंडीशन है कि वो प्राइम होना चाहिए n, अदरवाइज वो कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता, ठीक है। तो हमने वो एक थ्योरम किया था। आज इंटीग्रल डोमेन का और एक इक्विवेलेंट डेफिनेशन देखेंगे बाय प्रूविंग इट। तो एज अ थ्योरम हम लोग उस चीज को प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल डोमेन को और कौन से तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन लास्ट टाइम हमने इतना देखा था, क्या इतना आइडिया क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। यस, क्या ये जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या उतना आइडिया क्लियर है सबको? यस, ओके ग्रेट, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग इंटीग्रल डोमेन के बारे में और थोड़ा आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने ऑलरेडी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा। लेट्स सी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मैंने तो पहले R इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी,
अब के बाद या फिर मैं कहूंगा जब हमने रिंग इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम अवर रिंग विल गोइंग टू बी अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अनलेस एंड अनलेस स्पेसिफाइड, है ना। जब तक बोला नहीं जाता है तब तक हमें ये अज्यूम करना होगा कि आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। फिर ये थियरम कहता क्या है? थियरम ये कहता है कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ माई ए बी इज इक्वल टू ए सी विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज मी बी इज इक्वल टू सी। यानी कि आप देखोगे यहां पर ए बी इज इक्वल टू ए सी से आपने कंक्लूड कर दिया कि बी सेम एज सी। यहां पे आपने जो ए लिया था वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आर इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ आई कैन कैंसल दिस ए फ्रॉम बोथ द साइड इफ माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो हम लोग ये कहने की कोशिश करें कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ उसके अंदर कैंसलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। कैंसलेशन लॉ किस तरीके से? तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप दोनों तरफ से उसको काट कर सकते, ठीक है, आप उसको दोनों तरफ से कट कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रूव करेंगे। अभी के लिए मुझे पता है कि इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम लोग बोथ द वे इसको प्रूव करेंगे। वन वे यहां पे लिखता हूं, सो वन वे प्रूफ इज सपोज माई आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। मैं इसको अज्यूम करता हूं और इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है देन माई ए बी इज इक्वल टू जीरो implies me a is equal to zero और my b must be same as zero, ठीक है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो मुझे ये कंडीशन ऑलरेडी पता। अब मुझे इस चीज को प्रूव करना है, ये वाले पार्ट को करें। इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे द अदर पार्ट को? तो मैं उसका गिवन में ये सब चीजें गिवन है ना, मेरे राइट हैंड साइड के अंदर ये सारी चीजें गिवन है और मुझे ये चीज प्रूव करना होगा, ठीक। तो लेट माई ए बी इज इक्वल टू ए सी विथ माई ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब मुझे इसके साथ खेलना होगा और मेरे पास ये प्रॉपर्टी है वन। तो मैं ये चीज है ना मेरे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इसको मैं क्या करता हूं ए सी को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सो आई विल गेट ए बी माइनस ए सी इज सेम एज ए सी माइनस ए सी। हम लोग ने प्रॉपर्टीज किया था ना, तो हमें पता है कि किसी भी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द रिंग दैट वी हैव लर्न वी नो दैट इट इज सेम एज ए बी माइनस सी, बिकॉज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी है इसलिए हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट। अब AC माइनस AC करने जाऊंगा तो वो तो हो जाएगा जीरो, करेक्ट। ओके, तो यहां तक सिंपल सा पार्ट था। अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझे वन को यूज करना होगा। बाय वन आई नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इज जीरो इंप्लाइज मी आइदर ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहां पे ये और ये इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। सो बाय वन A इज इक्वल टू जीरो और my b minus c must be equal to 0. But by hypothesis, I know that my a is not equal to 0. But by hypothesis, यानी कि मेरा जो assumption है, by hypothesis, my a is not equal to 0. Therefore, अगर a 0 नहीं है, तो मेरे पास कुछ choice ही नहीं बचा ना, मेरे पास यही अब true होना चाहिए। Therefore, my b minus c must be equal to 0. Implies me, अगर ये c मैंने दोनों तरफ add कर दिया तो I'll get b is equal to c. है ना, मैंने स्टार्ट यहां से किया था ए बी इज इक्वल टू ए सी, एट द एंड मैंने प्रूव कर दिया जो मुझे चाहिए था बी इज इक्वल टू सी। यानी कि मुझे पता चला इंटीग्रल डोमेन होने के बाद मेरा जो कैंसलेशन लॉ है वो होल्ड करता है। यानी कि मैं अगर मुझे नेक्स्ट टाइम अगर इंटीग्रल डोमेन दे दिया, नोट दैट इंटीग्रल डोमेन है तो ही हम लोग कैंसिल करेंगे, अदरवाइज अगर सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग या फिर सिर्फ रिंग बोला तो हम लोग कैंसलेशन लॉ को होल्ड नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज हमारे रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ना, सपोज अगर मैं आपको बोलता हूँ आर इज अ रिंग सच दैट उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो और मैं बोल देता कि ए बी इज इक्वल टू ए सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मैं क्या करता, ए इनवर्स ए बी ए इनवर्स ए सी कर देता और ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों वन आर हो जाता है ना, ये और ये दोनों वन आर हो जाता, फिर बी इज इक्वल टू सी मिल जाता। बिकॉज हमारे कम्यूटेटिव रिंग के अंदर ये जो इनवर्स नहीं होता है हर किसी एलिमेंट का, इसलिए हम लोग डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो इंटीग्रल डोमेन है तो अब हमें पता है कि हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मोर प्रिसाइजली मैं यहां पे ये कहने की कोशिश करता हूं कि इंटीग्रल डोमेन का मतलब ही ये बन रहा है कि एक ऐसा रिंग है जिसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होता है। तो इसी चीज को हम लोग कन्वर्स प्रूव करते हैं, ठीक है। सो कन्वर्सली, तो कन्वर्सली के मैं ये नोटेशन यूज करूंगा। आई विल सपोज द अदर पार्ट, सपोज माई ए बी इज इक्वल टू ए सी with
ए नॉट इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज मी माई बी इज सेम एज सी। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा है, मैं छोटा तो नहीं लिख रहा हूँ ना, बिकॉज मुझे धीरे धीरे पता चला कि इफ़ आई राइट स्मॉल इट इज़ मोर बेटर, कि मैं ज़्यादा चीज़ें स्क्रीन पे रख सकता हूँ, है ना। आई होप कि आपको रीड करने हो रहा है। सो I have this in my hand, I need to show that my R is an integral domain। ठीक है, अब मुझे पता है इंटीग्रल डोमेन कब होता है। इंटीग्रल डोमेन होगा अगर वो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो मैं वही लिख देता हूं, दैट इज टू शो दैट माई ए बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज मी ए इज इक्वल टू जीरो और माई बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं ये यहां से स्टार्ट करूंगा और ये चीज प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सो लेट माई ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो। मुझे प्रूव करना है आइदर माई ए इज इक्वल टू जीरो और माई बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो मुझे ये दोनों के अंदर आइदर ऑफ देम आई नीड टू प्रूव। सो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सिंपल वे क्या होता है, तो हम लोग लेते हैं कि इफ माई ए इज इक्वल टू जीरो, सपोज अगर मेरा ए जीरो है, यानी कि हम लोग केसेस बना रहे हैं कि ए जीरो होगा या फिर ए जीरो नहीं होगा। अगर सपोज मेरा ए जीरो है तो मेरा एक केस तो ट्रू हो गया ना, है ना। मुझे क्या प्रूव करना था, कि मुझे प्रूव करना था कि ए जीरो होगा या फिर ए बी जीरो होगा। अगर सपोज मैं अज्यूम करता हूं कि ए इज इक्वल टू जीरो, देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, मेरा काम हो गया ना। मेरे को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है ये केस के अंदर। अगर ए जीरो ही है तो मुझे कुछ प्रूव ही नहीं करना है। बट इफ माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन आई नीड टू शो दैट माई बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मुझे कुछ भी करके अब बी को जीरो बताना होगा। मुझे इतना पता है कि माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। मेरे पास ये है, मुझे पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, क्या मैं जीरो की जगह पे a इंटू जीरो लिख सकता हूँ? फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज हमने प्रॉपर्टीज किया था कि किसी भी एलिमेंट को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जीरो ही आता। ठीक है, दिस इंप्लाइज मी माई ए बी इज सेम एज ए इंटू जीरो। भले वो जीरो होता है, मैंने इस तरीके से क्यों लिखा, बिकॉज मेरे पास हाइपोथेसिस के अंदर कुछ वैसा प्रॉपर्टी है। मेरे पास है ए बी इज इक्वल टू ए सी विथ ए नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज मी दिस। तो मैं उस चीज को यूज करना चाहता हूं। ओके, तो मेरे पास मुझे अभी तक क्या मिला, तो मुझे मिला ए बी इज इक्वल टू ए सी विथ माई ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। बाय हाइपोथेसिस दैट वी अज्यूम, बाय द हाइपोथेसिस इन दिस केस, मुझे पता है कि जब कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन आई कैन कैंसल ए ऑन बोथ द साइड, है ना। यहाँ पे मेरा ए बी की जगह पे तो बी है, लेकिन सी की जगह पे जीरो है ना। तो आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ना। तो ए बी इज इक्वल टू ए जीरो, वेर यहाँ पे सी की जगह पे जीरो है। बाय हाइपोथेसिस दिस एम्प्लाइज मी माई बी मस्ट बी सेम एज सी विच इज नथिंग बट जीरो, है ना। तो मुझे जो प्रूव करना था वो हो गया, यानी कि दोनों केस के अंदर मेरे रिक्वायर्ड जो चीज थी वो हो गई। एक बार मुझे ए इज इक्वल टू जीरो मिला, दूसरी बार मुझे बी इज इक्वल टू जीरो मिला, है ना। तो दोनों वे ट्रू हो रहा है। इसीलिए मैं नोट कर दूंगा कि R इज एन इंटीग्रल डोमेन if and only if R is a commutative ring with unity in which cancellation law holds। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है कि इंटीग्रल डोमेन क्या है, तो इंटीग्रल डोमेन इज नथिंग बट अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जिसके अंदर आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेफरेंस बुक है जिसके अंदर इंटीग्रल डोमेन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है जिस तरीके से मैंने नोट में लिखा है। यानी कि उन लोग सिर्फ इतना बोलते हैं एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जिसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होता है, उसको ही उन लोग इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपने दोनों डेफिनेशन देख लिया, दोनों ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, एक बार प्रूफ को देखो, अगर कहीं डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ऑल्सो, लेकिन एक बार मुझे पूछो समझा कि नहीं। ठीक, अगर आपको लग रहा है ये सही है, आगे बढ़ सकते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा सा थियरम है कि प्रूव दैट इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड, या फिर इंटीग्रल डोमेन को डिफाइन करने भी आता है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे एक्चुअली हम लोग जो फील्ड थियरी पढ़ते हैं या फिर रिंग थियरी पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत ही एक अच्छा बेस बनता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रल डोमेन पे बनता है। इज इट फाइन? प्रूफ सही है?
आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस और नो, जस्ट लेट मी नो. ओके, जस्ट कीप इट फॉर सम मोर टाइम. ओके ग्रेट. ओके, सिंपल सा आइडिया. तो हमने इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात की, ठीक है. इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी किए, दो इसके रिलेटेड थियरम्स किए हम लोग ने, डेफिनेशन देखा, फिर ZP वाला थियरम किया, और एक इसका थियरम एज अ डेफिनेशन देखा, ठीक है. अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. हम लोग कुछ और एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डिवीजन रिंग. इसके नाम के अंदर इसका डेफिनेशन है डिवीजन रिंग. उसके लिए और एक नाम यूज किया जाता है जो है स्क्यू फील्ड. वो क्यों है हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि डिवीजन रिंग यानी कि एक ऐसा रिंग जिसके अंदर आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड कब कर सकते हो? डिवाइड आप तब कर सकते हो जब किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स होता है ना. जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर मेरा सपोज मैं अगर Q के अंदर बात कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि 2 into 3, अगर मैं कहता हूँ कि सपोज इट इज x, देन माई 3 इज सेम एज x/2, है ना. आप Q के अंदर ये चीज़ें कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? बिकॉज ये जो 2 है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ से आप यहाँ पे कैसे आया, तो आपने क्या किया, दोनों साइड 2 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड 2 इनवर्स इज नथिंग बट दिस. अगर सपोज मैं सेम आइडिया आपको Z के अंदर देता तो क्या होता, तो आप Z के अंदर ये चीज़ नहीं कर सकते बिकॉज Z के अंदर 2 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, है ना. तो डिवीजन रिंग यानी कि ऐसा रिंग जहाँ पे सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बिकॉज अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आप चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है. तो मैं डिवीजन रिंग को डिफाइन करता हूँ. डिवीजन रिंग is a ring in which every non-zero element is the unit element. यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया तो उसका इनवर्स होता है, ठीक है. इसी चीज को हम लोग और किस तरीके से कह सकते हैं, अ रिंग इन विच द डिवीजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड एज अ डिवीजन रिंग, ठीक है. अगर सिंपल वर्ड में कोशिश करने बोलने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा डिवीजन रिंग इज अ रिंग इन विच डिवीजन इज पॉसिबल. लेकिन मैं कहूंगा पहला डेफिनेशन मोर प्रिसाइज है, दूसरे याद करने के लिए सही है, डिवीजन इज पॉसिबल, ठीक है. पहला वाला मोर प्रिसाइज है, उसको याद करो. उसको ही अगर एग्जाम में पूछा जाता है डिवीजन रिंग क्या है तो उसको बोलो. अब यहां पे आप देखोगे तो मैंने सिर्फ कहा डिवीजन रिंग इज अ रिंग, यानी कि यहां पे मैं कंडीशंस ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है. मैं यहां पे कंडीशंस ऐड नहीं कर रहा हूं कि वो कम्यूटेटिव होना चाहिए, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं. वही चीज मैंने नोट में लिखने की कोशिश करूंगा कि डिवीजन रिंग मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है. लेकिन मैं और एक चीज ऐड करता हूं, क्या ये डिवीजन रिंग के अंदर यूनिटी होगा? विल द डिवीजन रिंग बी अ रिंग विथ यूनिटी, यस और नो? थोड़ा सोच के बताओ कि अगर मैं बोलता हूं कि डिवीजन रिंग के अंदर मैंने कंडीशन नहीं डाला कि वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिवीजन रिंग की डेफिनेशन में वो चीज चेक नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या उसके अंदर यूनिटी होना जरूरी होगा? आई थिंक हम लोग ने इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा भी था कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर उसके अंदर यूनिट है तो उसके अंदर यूनिटी होना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. चलो उस चीज को देखते हैं बिकॉज आई डिडंट गेट द आंसर. तो सपोज मेरे पास एक डिवीजन रिंग है R, तो मुझे पता है वो कम्यूटेटिव शायद ना भी हो, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया, देन दैट नॉन जीरो एलिमेंट शुड हैव एन इनवर्स इनसाइड R, है ना. अगर उसका इनवर्स R के अंदर है, देन A into A inverse will also be an element of R. यानी कि A into A inverse क्या होता है? It is nothing but a unity which should be an element of R. मतलब कि अगर उसके अंदर यूनिट है देन उसके अंदर यूनिटी भी होगा, ठीक है. सो हमें पता चला ये डिवीजन रिंग होता क्या है, तो ऐसा रिंग जो कम्यूटेटिव ना हो, बट इफ रिंग हैज अ नॉन जीरो एलिमेंट, इफ द रिंग हैज अ नॉन जीरो एलिमेंट then it must have a unity. It must have a unity element, यानी कि यूनिटी उसके अंदर होना चाहिए. अगर उसके अंदर जीरो एलिमेंट है, मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसके अंदर यूनिटी होना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं. अगर आप देखोगे Z के अंदर अगर मैं सिर्फ सिंगलटन जीरो कहूंगा आपको, तो ये उसका एक सब रिंग है सच दैट विच इज नथिंग बट अ डिवीजन रिंग. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको डिवीजन रिंग क्यों कहूंगा?
बिकॉज डिवीजन रिंग के अंदर क्या होता है कि वो एक रिंग होना चाहिए. हाँ, सिंगलटन जीरो एक रिंग है बिकॉज वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. सिंगल ही एलिमेंट है ना ही मुझे ऐड करने की जरूरत है, ना ही मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसका. ठीक है, तो मुझे पता चले कि हाँ ये सिंगलटन जीरो इज नथिंग बट गोइंग टू बी अ ट्रिवियल रिंग इनसाइड जेड. तो ये जो सिंगलटन जीरो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवीजन रिंग जिसके अंदर यूनिटी नहीं है ना. ये एक डिवीजन रिंग क्यों है? बिकॉज डिवीजन रिंग के अंदर हम लोग सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा तो उसके बारे में चेक करते हैं. यहाँ पे कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि वो कंडीशन मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. ठीक है, सो सिंगलटन जीरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवीजन रिंग विच इज नथिंग बट अ रिंग विदाउट अ यूनिट, है ना. लेकिन अगर उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा तो उसके अंदर यूनिटी होना जरूरी है. लेकिन मेन कंडीशन में मैं क्या बार बार रिपीट करूंगा कि कम्यूटेटिव रिंग होना जरूरी नहीं है ना. तो डिवीजन रिंग एक ऐसा रिंग जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट आर यूनिट, उसके अंदर हम लोग कहेंगे कि डिवीजन इज पॉसिबल. अब इसको और एक नाम दिया गया था दैट इज नथिंग बट स्क्यू फील्ड. ठीक है, तो मैं आपको एक टेबल बनाने की या फिर एक चार्ट देने की कोशिश करता हूँ. हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग जब आप एसवाई में थे तब आप लोग पढ़ते हो कि ग्रुप्स क्या होता है ना. ग्रुप के अंदर आप क्या बोलते हो कि हाँ इट इज अ सेट विथ एन ऑपरेशन विच सेटिस्फाई सम 4 प्रॉपर्टीज, है ना. फिर इसको अबेलियन कहोगे तो आप उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज हो जाता है. फिर उसके बाद अभी आप लोग पढ़ रहे हो रिंग. ठीक है, रिंग के अंदर आप क्या पढ़ते हो? तो आप पढ़ते हो एक सेट है जिसके अंदर 2 ऑपरेशन है. ठीक है, जो कितने प्रॉपर्टीज? तो 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज और यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज है और एक एक्स्ट्रा 1 प्रॉपर्टी है जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी. इसके बाद हम लोग ने आगे जाके पढ़ा एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. यहाँ पे हमने देखा था कि टोटल 10 कंडीशन है, वो एक रिंग का ही एक एक्सटेंशन है ना. यहाँ पे हम लोग और 2 कंडीशन ऐड कर देते. अगर आप इससे ही थोड़ा और आगे बढ़ोगे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड. फील्ड क्या होता है? तो वो एक सेट होता है विथ 2 ऑपरेशंस सच दैट विद द फर्स्ट ऑपरेशन इट इज सेटिस्फाइंग 5 प्रॉपर्टीज, यानी कि इट इज ग्रुप एडिशन, अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन. सिमिलरली अंडर दिस ऑल्सो इट इज अ अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन. ऑल्सो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाला जो प्रॉपर्टी ना वो भी सेटिस्फाई होता है ना. तो इस तरीके से टोटल 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. उस सेट को हम लोग फील्ड करता है. दिस इज नथिंग बट योर थर्ड यूनिट और हमारे एंड ऑफ द यूनिट तक आ जाता है. लेकिन ये जो डिवीजन रिंग जो है वो ना ही एक परफेक्ट रिंग है, रिंग से थोड़ा ज्यादा है. यानी कि रिंग की डेफिनेशन से एक कंडीशन ज्यादा है और फील्ड की कंडीशन से थोड़ा कंडीशन कम है. इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि स्क्यू फील्ड, यानी कि पूरा फील्ड नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट फील्ड है. ठीक है, तो डिवीजन रिंग को और एक नाम है स्क्यू फील्ड. इसका सिर्फ डेफिनेशन है हमारे लिए. इसके कुछ एग्जाम्पल है लेकिन कुछ ज़्यादा है नहीं बात करने के लिए. हमने एक एग्जाम्पल देख लिया जीरो, सिंगलटन जीरो जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन रिंग. आप बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हो. जैसे कि अगर आपने सपोज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ले लिया जिसके अंदर सारे एलिमेंट का इन्वर्स है, यानी कि सपोज आपने क्यू ले लिया, रैशनल नंबर्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवीजन रिंग. क्योंकि आप क्या चेक करते हो? आप सिर्फ इतना चेक करते हो कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए. सो क्यू ले लो, आर ले लो, फिर आप सी ले लो, आर डिवीजन रिंग. ठीक है, डिवीजन रिंग डी आर. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे. तो दिस इज स्मॉल कॉन्सेप्ट, ज़्यादा नहीं है डिवीजन रिंग के बारे में. सिर्फ डेफिनेशन देखना था और एक छोटा सा नोट करना था कि डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव रिंग नहीं हो सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इट मे और मे नॉट बी कंडीशन. वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है डिवीजन रिंग के लिए. सो दिस इज अबाउट डिवीजन रिंग. बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है. नाउ वी कम टू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसके बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ी चीज़ें पहले ही बात कर ली थी, यूनिट्स के बारे में. यूनिट क्या होता है? तो ऐसे एलिमेंट जिनका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पता है ऑलरेडी, यानी कि जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग यूनिट्स कहते हैं. अब हम लोग उसके रिलेटेड एक ग्रुप बनाने वाले हैं. ठीक है, तो उसको देखते हैं. मुझे पता है यू आर के अंदर क्या होता है. तो यू आर इज नथिंग बट फॉर अ रिंग आर, रिंग विथ यूनिटी. मैं ज़्यादा कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रिंग विथ यूनिटी चाहिए. बिकॉज यूनिट के बारे में बात करूंगा तो यूनिटी होना चाहिए. रिंग विथ यूनिटी 1 आर. यू आर क्या था? तो यू आर इज नथिंग बट इज द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द रिंग आर. ठीक है, यानी कि अगर मैंने सारे के सारे यूनिट्स को कलेक्ट किया और उसको एक सेट बनाया तो उसको हम लोग यू आर से डिनोट करेंगे. ठीक है, माई क्लेम विल बी कि ये जो यू आर जो है वो एक ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन. हम लोग इस चीज को प्रूव करेंगे. इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया था ग्रुप ऑफ यूनिट्स. बिकॉज जो ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स, इट इज गोइंग टू बी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन.
बिकॉज यहाँ पे एडिशन के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज मैंने क्या लिया था, मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबको कलेक्ट किया था, है ना, तो उस हिसाब से मैं उसको ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स, ठीक है। सो मेरा क्लेम है माई यू आर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ठीक है। सिर्फ ग्रुप प्रूव करेंगे, अबेलियन नहीं प्रूव करेंगे, बिकॉज मैंने सिर्फ रिंग विथ यूनिटी लिया। अगर मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी लेता तो मैं प्रूव करता इट इज अ अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उसको ग्रुप प्रूव करूंगा। हम लोग इसको पूरा सिस्टमेटिकली चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या क्या चेक करना है, मुझे बाइनरी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स के बारे में सोचना होगा, ठीक है। तो हर एक चीज को इजीली बना के देंगे क्या क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट बाइनरी। बाइनरी में हम लोग क्या क्या चेक करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स लेने की कोशिश करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू चेक कि ये जो मेरा यू आर है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, है ना। अगर वो एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर के एलिमेंट कैसे लूंगा, एलिमेंट ही नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई किसे करूंगा, है ना। तो पहली चीज मैं चेक करूंगा कि मेरा यू आर जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट, ठीक। तो मैं पहले लेता हूं कि सिंस आई नो माई आर इज नथिंग बट रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी है तो मुझे पता है कि ये जो मेरा 1r है विल बी एन एलिमेंट ऑफ यू आर, यस और नो। क्या मेरा 1r यू आर का एलिमेंट होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, जस्ट लेट मी नो। मेरा 1r जो है क्या वो यू आर यानी कि यूनिट होगा क्या, विल माई 1r बी एन एलिमेंट ऑफ यू आर, दैट इज अ क्वेश्चन। अनम्यूट कोई करने वाला है नहीं, इसलिए आई जस्ट केम ओवर हियर। इफ यू वांट, क्वेश्चन मेरा ये है, विल माई 1r बी एन एलिमेंट ऑफ यू आर। यू आर क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स, ऐसे एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर मैंने कहा कि 1r इज एन एलिमेंट ऑफ यू आर, उसका मतलब मैं ये कहता हूं कि 1r का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1r, चलो वो बता दो फटाफट कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1r, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ही वो यू आर के अंदर है ना, अदरवाइज नहीं होगा। यस एनीवन, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1r। 1r को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज मिलेगा। So I know 1r is an element of this since अगर मैंने 1r को 1r के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 1r मिल जाएगा, 1r इंटू एनीथिंग इज 1r। तो मुझे पता चला दिस एलिमेंट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ 1r, यानी कि सिंस 1r इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका इनवर्स जो है वो 1r है, वो खुद ही उसका इनवर्स है, इसलिए इट इज एन एलिमेंट ऑफ ur, ठीक है। implies me my UR is a non-empty set, ठीक है। नाउ मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट लूंगा। नाउ लेट A and B be any two elements inside UR, है ना। बाइनरी के अंदर हम लोग प्रूव क्या करते हैं, तो हम लोग शो करते हैं टू शो दैट माई A into B is an element of UR। A into B is an element of UR, मुझे मतलब मुझे प्रूव क्या करना होगा, मुझे प्रूव करना होगा A into B जो भी है उसका जो भी इनवर्स होने वाला है दैट मस्ट बी इनसाइड यू आर, ठीक है। मतलब मुझे उसके इनवर्स के बारे में सोचना होगा। ऑलरेडी मुझे पता है कि ए और बी यू आर के एलिमेंट है, यू आर के एलिमेंट है, मतलब कि मेरा ए इनवर्स एंड बी इनवर्स जो भी होगा, यानी कि उनका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो भी होगा, दैट आर नथिंग बट एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है। तो मुझे ए बी के इनवर्स के बारे में सोचना है। तो ए बी का इनवर्स क्या होता है, किसी को याद है? यस, ए बी का इनवर्स, एनीवन? व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए बी? आप जब ग्रुप्स पढ़ रहे थे तब आपने ए बी इनवर्स के बारे में सोचा था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉक-सू प्रॉपर्टी। ए बी इनवर्स इज सेम एज व्हाट? इट इज सेम एज बी इनवर्स ए इनवर्स, करेक्ट। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, उस चीज को यूज करेंगे एक्चुअली, ओके। सो अब मुझे ए बी के इनवर्स के बारे में सोचना है। सो लेट एक्स बी द इनवर्स ऑफ ए बी। अब मुझे इस x को ढूंढना होगा और मुझे ये बताना होगा कि x जो भी है, इनवर्स जो भी है, दैट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो अगर वो उसका इनवर्स है, उसका मतलब क्या होगा कि ए बी इंटू अगर मैंने x किया देन माई आंसर मस्ट बी सेम एज 1r। इनवर्स का मतलब यही होता है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको यूनिटी मिलना चाहिए। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड ए इनवर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड से ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो इट इज ए इनवर्स ए बी x इज इक्वल टू ए इनवर्स 1r, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
So it is nothing but A inverse into A. Now by using associativity, this is same as 1RBX is same as A inverse. ठीक है, so it is BX is equal to A inverse. Therefore अब इसके आगे क्या करूंगा, तो मैं अभी B इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा फ्रॉम लेफ्ट साइड. इस चीज का ध्यान रखना है कि फ्रॉम लेफ्ट साइड आई एम डूइंग, बिकॉज अभी हमारे पास जो रिंग है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी कि हम लोग अगर आगे पीछे किया तो उसका मतलब अलग हो सकता है. इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ डिफरेंट एलिमेंट मिल जाए, यानी कि ए बी और बी ए सेम नहीं है, इसलिए हमें लेफ्ट राइट का ध्यान रखना होगा. तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो इट इज सेम एज बी इनवर्स ए इनवर्स. देयरफॉर माय एक्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये यूनिटी हो जाएगा. इट इज सेम एज बी इनवर्स ए इनवर्स. अब मुझे पता है कि ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों आर के एलिमेंट है. अगर मैंने दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया किस भी तरीके से, सो उनका जो इनवर्स है वो भी आर के अंदर ही आएगा. सिंस ये दोनों एलिमेंट आर के अंदर है और आर क्या है, वो एक रिंग है, यानी कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है ना, इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है वो आर के अंदर, इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसके साथ साथ इनवर्स आर के अंदर भी है, इसीलिए बाइनरीनेस को हमने प्रूव कर दिया. तो यू आर के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी, यानी कि अगर दो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो मिल रहा है आपको एलिमेंट, उनका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब बाकी की तीन प्रॉपर्टीज करेंगे. सो माय सेकेंड प्रॉपर्टी इज माय डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है इज एसोसिएटिव. ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए मुझे तीन एलिमेंट लेने होंगे, तो मैं तीन एलिमेंट लेता हूं. लेट ए बी सी बी एनी थ्री एलिमेंट इनसाइड यू आर. ठीक है, अब यू आर क्या है, तो इट इज नथिंग बट सम सबसेट ऑफ आर, बिकॉज यू आर के अंदर हमने क्या था, तो यू आर के अंदर हम लोग ने आर के ही एलिमेंट उठाए थे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है. करेक्ट, तो अब मैंने इस तीन एलिमेंट के लिए मुझे एसोसिएटिविटी के बारे में सोचना है. तो मुझे पता है कि सिंस दिस थ्री एलिमेंट आर इनसाइड आर, एंड आर क्या है, एंड आर जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग, यानी कि वो विद द टू ऑपरेशन वो रिंग है. उसका मतलब कि वो तीन इस एलिमेंट के साथ एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा. दिस इंप्लाइज मी माई ए डॉट बी डॉट सी मस्ट बी सेम एज ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि मैं इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो यू आर को एज एन इनहेरिटेंस फ्रॉम आर मिल रहा है. सिंस आर के एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं इसलिए यू आर के एलिमेंट भी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो ये एसोसिएटिविटी हमें इनहेरिटेंस से मिल रहा है, बिकॉज आर के अंदर होता है इसलिए यू आर के अंदर भी होगा. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो हमें ऑलरेडी पता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिटी एलिमेंट इनसाइड यू आर. अब ये यूनिटी एलिमेंट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट अगर मैंने 1 इंटू यू आर कर दिया या फिर 1 आर इंटू ए कर दिया, सॉरी करेक्ट, इसका जो आंसर होगा ये ए ही होगा अगर मैंने कोई भी एलिमेंट ए चूज कर दिया फ्रॉम यू आर, है ना. सिंस दिस इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ आर, बिकॉज आर के अंदर ये चीजें ट्रू है इसलिए इसके अंदर है. लेकिन एक छोटा सा चीज था कि हाँ वो जो 1 आर है वो यू आर के अंदर होना चाहिए था, यानी कि यूनिट्स के अंदर होना चाहिए. अगर वो नहीं होता तो ये इसके बारे में बात नहीं कर सकते. लेकिन मुझे पता है कि यूनिटी इज नथिंग बट अ यूनिट एलिमेंट, हेंस माय यूनिटी एलिमेंट दैट इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट इनसाइड यू आर. ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इनवर्स. इनवर्स यानी कि मुझे बताना होगा कि अगर एक एलिमेंट यू आर के अंदर है तो उसका जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो भी यू आर के अंदर होगा. ठीक है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इनवर्स. तो मैं कोई भी एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर ले रहा हूं फॉर एनी ए इनसाइड यू आर. मैंने कोई भी एक एलिमेंट उठाया यू आर के अंदर, अगर वो यू आर के अंदर है इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो इनवर्स है वो आर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन वी नीड टू शो दैट उसका जो इनवर्स है दैट मस्ट बी इनसाइड यू आर, है ना. अब इनवर्स यू आर के अंदर कब होता है, अगर ये जो है वो एक यूनिट एलिमेंट है. यूनिट एलिमेंट यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करना चाहिए. बट अब यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि सिंस ए इज एन एलिमेंट ऑफ यू आर, देयर एग्जिस्ट दिस एलिमेंट implies me my a into a inverse is equal to a inverse into a is same as 1r. तो यहां से मुझे पता चला a का इनवर्स है a इनवर्स. तो अगर मैं आपको पूछूं कि a इनवर्स का इनवर्स क्या है, तो इट इज सेम एज a, है ना. दिस implies me मेरा a इनवर्स का अगर मैंने इनवर्स लेने गया इट विल बी सेम एज a. करेक्ट, इसका मतलब क्या हो गया
कि इनवर्स ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट, करेक्ट, और दैट एग्जिस्ट इज ऑल्सो इन साइड आर ओनली, देर एग्जिस्ट इन आर, एग्जिस्ट इन आर, है ना, मतलब कि ए इनवर्स जो एलिमेंट था उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है एंड दैट इज ऑल्सो इन साइड आर ओनली, हेंस ए इनवर्स जो है इज अ यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, अगर वो यूनिट एलिमेंट है तो यू आर के अंदर। सिंपल सी चीज थी, मैंने क्या बोला कि उसका जो भी इनवर्स होगा वो भी एक यूनिट एलिमेंट ही है, बिकॉज उसका इनवर्स इज नथिंग बट ए ओनली। अगर मैं यहाँ पे बी ले लेता तो थोड़ा और अच्छे से दिखता, पर इट इज टोटली फाइन, हमें नोटेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझना चाहिए था, ठीक है। सो मैंने ए लिया जिसका इनवर्स है ए इनवर्स, ठीक है। मुझे प्रूव करना था कि ए इनवर्स इज अ यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, तो इट इज सेम एज बी, सॉरी ए ओनली, और ए जो है वो आर का ही एलिमेंट है, यानी कि ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड इट इज सेम एज ए, हेंस माई ए इनवर्स इज ऑल्सो यूनिट एलिमेंट। तो इस तरीके से हमने चारों चार प्रॉपर्टीज प्रूव कर लिया, इसलिए मैं कंक्लूड करूंगा कि माई यू आर अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ ग्रुप। सो ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिट है, सेट ऑफ ऑल यूनिट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा प्रॉपर्टी है विच यू फील कि जहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट सम अदर वे, है ना। मैं और कोई पाथ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कहीं पर भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, ठीक है। जस्ट शो दिस प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज। अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी बाइनरी में भी डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, आई जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इफ यू वांट आई विल जस्ट प्रूव इट अगेन विद सम अदर पाथ, अगर कहीं डाउट हो रहा है। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। कैन वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? आई कैंट सी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, आइदर आंसर यस दे दो या फिर आंसर नो दे दो कि नहीं समझा, करेक्ट। रिपीट विच पार्ट आई शुड रिपीट, मानसी कुछ भी एक बता दो जो पार्ट मुझे रिपीट करना है। शुड आई रिपीट एंटायर थिंग और आई शुड रिपीट सम पर्टिकुलर पार्ट? 4 प्रॉपर्टीज क्या ना, चारों प्रॉपर्टी नहीं समझा, प्लीज बी फ्री टू आस्क, अगर आप पूछोगे तो मैं वापस से करूँगा, नो इशू। ओके, 4th प्रॉपर्टी, ग्रेट। तो मैं 4th प्रॉपर्टी को कुछ और तरीके से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक, नो प्रॉब्लम। सो 4th प्रॉपर्टी का अल्टरनेटिव मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अल्टरनेटिव फॉर 4th। मुझे इनवर्स के बारे में सोचना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंट लूँगा ए इनसाइड यू आर, करेक्ट। आई नीड टू शो दैट कि ए का जो इनवर्स है दैट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ यू आर, मुझे ये चीज को प्रूव करना होगा। ए का जो भी इनवर्स होगा वो यू आर के अंदर होना चाहिए। सो अब मुझे पता है कि ए जो है वो यू आर का एलिमेंट है, यू आर का एलिमेंट है, इंप्लाइज मी व्हाट, अगर ए इज एन एलिमेंट ऑफ यू आर देन देयर विल एग्जिस्ट सम बी इनसाइड आर सच दैट अगर मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे 1 आर मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर मैंने बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो भी मुझे आंसर 1 आर मिलना चाहिए। क्या ये पार्ट ठीक है? यस सर, नो, जस्ट लेट मी नो। कहीं पर भी अगर आपको हो रहा है ना कि नहीं सर यहाँ पे वापस से ये होना चाहिए तो मुझे बता दो, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है कि मैंने सिर्फ यही यूज किया कि हाँ वो यूनिट है, उसका मतलब कि उसका कुछ तो इनवर्स है, सपोज दैट इनवर्स इज बी एंड देन माई ए इंटू बी मस्ट बी सेम एज बी इंटू ए, आंसर मस्ट बी आइडेंटिटी। मुझे ये प्रूव करना है कि उसका जो इनवर्स है दैट इज नथिंग बट यू आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहां से मुझे पता चला माई इनवर्स इज नथिंग बट बी, वो चीज को छोड़ देता, लेकिन यहां से कैन आई कंक्लूड फ्रॉम दिस पार्ट, कैन आई कंक्लूड माई बी इज द, सॉरी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। हम लोग ने स्टार्ट तो इस तरीके से किया था कि ए के लिए इनवर्स बी होगा, अगर ए के लिए इनवर्स बी है तो बी के लिए इनवर्स ए होगा, यस सर नो, वो ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी देन बी मस्ट बी इनवर्स ऑफ ए, है ना, तो मैं उस चीज को यूज कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ए इज इनवर्स ऑफ बी। अब मैं इस चीज को किस तरीके से यूज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ए इज द इनवर्स ऑफ, ये बी की जगह पे ऑन दिस प्लेस ऑफ बी व्हाट आई कैन राइट,
अगर यहाँ पे बी जो है, बी एक्चुअली है क्या? बी इज नथिंग बट माई ए इनवर्स, यस और नो, है ना? मेरा बी जो था वो एक्चुअली ए इनवर्स ही था और कुछ नहीं था वो, बिकॉज वो क्या है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 1 आर मिल रहा है ना? सो हेंस मुझे पता चला ए इज नथिंग बट माई ए इनवर्स, तो मैं सॉरी बी इज नथिंग बट माई ए इनवर्स, तो मैं बी की जगह पे ए इनवर्स लिखूंगा, ठीक है? तो मुझे पता क्या चला कि ए इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, इंप्लाइज मी व्हाट, कि ए इनवर्स के लिए इंप्लाइज मी ए इनवर्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है ना? अगर ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि ए इनवर्स इज अ यूनिट एलिमेंट, है ना? यूनिट एलिमेंट का मतलब ये होता है ना कि हाँ उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए और कुछ नहीं। क्या यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं? एक बार देखो मानसी जी, अगर नहीं समझा तो आई जस्ट गो इन सम अदर पाथ, बस जस्ट लेट मी नो। ये लास्ट स्टेप जो समझा, ओके डन, ओके ग्रेट ग्रेट। So with this I am concluding my UR under multiplication as a commutative ring. यहाँ पे जो R था it is nothing but a commutative ring with unity. सॉरी ring with unity, commutative होना जरूरी नहीं है। okay. तो हम लोग डिविजन रिंग के अंदर थे, हम लोग ने उसके बाद ये UR के एक प्रॉपर्टी यहाँ पे, 3 प्रॉपर्टी मैंने वहाँ पे किया था। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नथिंग बट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा डेफिनेशन, अगर आपको थोड़ा भी याद है? मैंने हिंट लिख के रखा है, यानी कि स्टार्ट मैंने करके रखा है, अगर आप मुझे बताओगे कि आगे क्या हो सकता है तो दैट विल बी वेल एंड गुड। यस, एनीवन जिसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में कुछ भी पता है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता क्या, इसके अंदर करते क्या हम लोग, थोड़ा कुछ याद है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इशू ये है कि आप लोगों ने उसको मैथमेटिकल वे से शायद याद रखने की कोशिश की, अगर आपने अपने वे में याद रखा रहता ना तो अभी तक याद होना चाहिए, लेकिन किसी को थोड़ा भी याद है तो प्लीज लेट मी नो। एनीवन? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नाम तो सुना है, करेक्ट? दिस मस्ट बी देयर इनसाइड योर सेमेस्टर 4, लेकिन अभी किसी को याद नहीं है, दैट इज अ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको डिटेल में करेंगे। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये होमो का मतलब क्या होता है? होमो मीन्स ऑलमोस्ट वी आर ट्राइंग टू से समथिंग सेम, है ना? मॉर्फिज्म यानी कि एक ऐसा मैप है, होमोमॉर्फिज्म यानी कि हम लोग ग्रुप के बीच में अगर होमोमॉर्फिज्म है यानी कि उसके अंदर कुछ तो जो प्रॉपर्टीज है ना दोनों ग्रुप के अंदर वो सेम है ना? तो वहां पे कुछ ऐसी बातें हो रही कि होमोमॉर्फिज्म यानी कि दो जो ग्रुप्स हो गए उनके बीच में कुछ तो प्रॉपर्टीज सेम है। अब लेकिन ये पता कैसे चलता है कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है क्या? तो हम लोग एक छोटा सा कंडीशन सेटिस्फाई करवाने को बोलते हैं, यानी कि किसी भी फंक्शन फ्रॉम टू ग्रुप्स, यानी कि जी स्टार, यानी कि जी इज अ सेट एंड स्टार इज अ ऑपरेशन, एच इज अ सेट विद स्टार इज अ ऑपरेशन, यानी कि ये और ये एक ग्रुप है सच दैट उनके बीच एक फंक्शन है एफ, इस फंक्शन को मैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहूंगा इफ इट प्रिजर्व्स द ऑपरेशन। इट प्रिजर्व्स द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ऑपरेशन पहले लगाया या फिर आपने फंक्शन पहले लगाया फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं कहूंगा कि इफ आई कंसीडर एनी टू एलिमेंट ए एंड बी इनसाइड द ग्रुप जी और मैंने इनके ऊपर पहले ऑपरेशन लगाया और फिर मैंने फंक्शन लगाया, या फिर मैंने इन दोनों के ऊपर पहले फंक्शन लगा दिया और फिर जो ऑपरेशन लगाया, यहां पे कुछ तो ऑपरेशन लगा, माय आंसर मस्ट बी सेम। अब एक छोटी सी बात है, अगर मैंने एफ ऑफ ए बोला यानी कि इट इज इनसाइड माय कोडोमेन, है ना? तो कोडोमेन के अंदर ऑपरेशन इज नथिंग बट द सर्कल, यानी कि यहां पे जो ऑपरेशन लगाऊंगा दैट शुड बी द सर्कल, ठीक है? यानी कि जो भी कंपोजिशन डॉट जो मैंने दिया वो कुछ भी डिफाइन हो सकता है। लेकिन मैंने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या बोला? तो मैंने ये बोला कि हम लोग ऑपरेशन पहले लगाए या फिर फंक्शन पहले लगाए, आंसर सेम होता है। इसको बोलने का और एक तरीका क्या होता है? अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज अ मैप विच प्रिजर्व्स द ऑपरेशन। प्रिजर्व्स द ऑपरेशन, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूं उसका मतलब मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया। क्या बोला है कि फॉर ऑल ए एंड बी इनसाइड माई जी, अगर मैंने ऑपरेशन पहले लगाया या फिर मैंने फंक्शन पहले लगाया, मैं आंसर मस्ट बी सेम, ठीक है? यही आपने पढ़ा था, ठीक है? थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ कि हमने क्या करना चाहिए, आगे बढ़ सकता है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, बिकॉज यही चीज को एक्सटेंड करके हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म करते हैं। थोड़ा कुछ रिकलेक्ट हुआ आप लोगों को? ओके ग्रेट। सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अब के बाद कभी भी होमोमॉर्फिज्म वर्ड यूज होता है ग्रुप के अंदर, रिंग के अंदर या फिर फील्ड के अंदर, कहीं पर भी होता है, तो आपको यह सोचना है कि एक ऐसा मैप है जो ऑपरेशन प्रिजर्व करता है, ठीक है? अब जितने ऑपरेशन हो गए उतने ऑपरेशन को वो प्रिजर्व करेगा। मैं अब ये क्यों बोला? बिकॉज यहां पे क्या था, तो यहां पे ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेशन था,
लेकिन जब हम लोग रिंग में जाते हैं वहां पे तो दो ऑपरेशंस होते हैं, करेक्ट? तो रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको अभी ऑलमोस्ट अंदाजा होगा कि क्या होगा, है ना? रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर एक ऐसा फंक्शन होगा जो दोनों ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, बिकॉज हमारे पास दो ऑपरेशन, ठीक है? तो मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली सेम वे से डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मैं कहूंगा सॉरी मैं ओके थोड़ा ऊपर आ जाता हूं। मैं रिंग होमोमॉर्फिज्म दोनों तरीके से वापस से डिफाइन करूंगा। अ फंक्शन, पूरा ही लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। अ फंक्शन f from a ring R with the operation addition and the dot to a ring S with an operation addition and dot। यहाँ पे रिंग के अंदर हम लोग अलग अलग वो नोटेशन यूज नहीं करता है। यहाँ पे इट इज अंडरस्टूड दैट कि जहां पे आप काम कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेशन डिफाइन होगा, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा कि नोटेशन बहुत सारे हो जाते हैं, है ना? 4 नोटेशन फिर याद रखने पड़ते। तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट ये ले रहे कि दोनों के अंदर ऑपरेशन सेम दिख रहा है। इट माइट बी डिफाइंड डिफरेंट वे बट दे आर लुकिंग सेम, ठीक है? ओके, सो अ फंक्शन f फ्रॉम दिस रिंग टू दिस रिंग इज said to be ring homomorphism if it satisfies फर्स्ट कि अंडर एडिशन को भी प्रिजर्व करना है। एडिशन को कैसे प्रिजर्व करेगा? तो मैं बोलूंगा कि f ऑफ x प्लस वाई, यानी कि पहले मैंने ऐड किया फिर फंक्शन अप्लाई किया। आंसर इज सेम एज पहले मैंने फंक्शन अप्लाई किया फिर मैंने ऐड किया, करेक्ट? एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर ऑल x एंड y इनसाइड माई रिंग R, करेक्ट? यहां पे जो एडिशन है दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ दिस रिंग S, हाँ, ओके? सेकेंड थिंग, जो डॉट है वो भी प्रिजर्व होना चाहिए, यानी कि f ऑफ ए बी मस्ट बी सेम एज f ऑफ ए। यहाँ पे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया फिर फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ पे लूंगा कि पहले फंक्शन अप्लाई किया फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो मैं चाहिए तो यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो डॉट है इट इज फॉर r का डॉट, और यहाँ पे जो डॉट है दैट इज फॉर s का डॉट, एंड दिस ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल a एंड b इनसाइड r। मुझे एक ही नोटेशन यूज करना चाहिए था बट इट इज फाइन, नो इशू, ठीक है? तो इसी चीज को मैं लिखूंगा वापस से, दैट इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म is a function, सेम चीज के which preserve the operation, है ना? तो इसका फायदा क्या होता है? हम लोग इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हम लोग होमोमॉर्फिज्म के आइडिया को ही और एक स्टेप आगे लेके जाके ऑटोमॉर्फिज्म बताते हैं, है ना? ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि एक होमोमॉर्फिज्म जो एक्स्ट्रा कंडीशन ऑफ बाइजेक्शन को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि रिंग ऑटोमॉर्फिज्म क्या होगा? तो रिंग ऑटोमॉर्फिज्म is a bijective रिंग होमोमॉर्फिज्म, है ना? यानी कि होमोमॉर्फिज्म तो है, उसके साथ साथ वो जो भी फंक्शन है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है? तो याद कैसे रखोगे? तो आप शॉर्टकट में याद रखोगे ऑटो इज सेम एज बाइजेक्शन प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है? तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? तो इट इज रिंग बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म, ठीक है? तो ये ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ने का फायदा क्या है? अब आप जब ग्रुप्स पढ़ते थे या फिर आप जब यूनिट 1 के अंदर नॉर्मल ग्रुप और सब चीजें पढ़ रहे हो ना, तब आप क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्रुप पढ़ोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप के अंदर आप लोग क्या करते हो? तो आप लोग करते हो कि इफ इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 देन उसके पास सिर्फ दो ही चॉइस होता है। एक होता है कि वो Z4 हो सकता है या फिर वो K4 हो सकता है। अगर आप ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 के बारे में बात करोगे तो इट हैज 2 चॉइसेस, वो Z6 हो सकता है, आइदर इट कुड बी S3 हो सकता है। अगर आप ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 के बारे में बात करोगे तो उसके पास एक ही चॉइस है, Z5 ही हो सकता है और कुछ नहीं। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म को यूज करते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं? बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि 2 rings आर ऑटोमॉर्फिज्म टू ईच अदर, मींस देयर एग्जिस्ट एन ऑटोमॉर्फिज्म बिटवीन 2 rings, देन वो जो 2 रिंग है वो दोनों रिंग एग्जैक्टली सेम चीज है
लेकिन लिखा अलग तरीके से गया, यानी कि उनके नोटेशन अलग है, अदरवाइज उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है। सिमिलरली ग्रुप के अंदर होता है, जब कभी भी हम लोग कहते हैं कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, उसका मतलब कि दोनों चीजें सेम है लेकिन लिखा अलग तरीके से गया है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई भी साइक्लिक ग्रुप दूं ऑफ ऑर्डर 4, यानी कि दिस ए बी ए स्क्वायर ए क्यूब, तो अगर मैं कहूंगा ना ये जो ग्रुप होगा उसका प्रॉपर्टी इज एग्जैक्टली सेम एज Z4, तो अगर मैं इसको पढ़ने के बारे में बात करूं, बेटर है कि मैं सिर्फ Z4 को पढ़ूंगा, बिकॉज उनकी जो भी प्रॉपर्टी होगी दैट विल सेटिस्फाई बाय एवरी अदर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लाते हैं। लेकिन अभी हमें होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन पता चला कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो एक ऐसे ऑपरेशन जो ऐसा एक मैप या फिर ऐसा एक फंक्शन जो ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। और रिंग ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसे होमोमॉर्फिज्म जो बाइजेक्टिवनेस को भी सेटिस्फाई करता है। सिर्फ होमोमॉर्फिज्म होने से वो दोनों रिंग के कुछ प्रॉपर्टीज सेम हो सकते हैं, लेकिन जब दो रिंग के बीच में एक ऑटोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तब उनके सारे के सारे प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म को एक स्टेप आगे लेके जाने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। सो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यही सब चीजें करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग रिंग होमोमॉर्फिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ